हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोनिका कैप्टन जिलेसिंग एकेडमी के चैनल पर फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सोल्व करेंगे एयर फोर्स का मॉक टेस्ट नंबर 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए सोल्व करते हैं आज के 20 to 25 क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि कार्नोट इंजन से हमने लिया है। ए कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 227 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। यानी आपको दो टेम्परेचर दे रखे हैं, कौन कौन से? 227 and 127. If heat absorbed by the engine is 10 की पावर 4 जूल, the work done by the engine is, आपको वर्क डन बताना है। क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ज्यादा टेम्परेचर दिया होता है वो क्या होता है? T1। यानी T1 आपको दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस। T2 आपको कितना दे रखा है? 127 डिग्री सेल्सियस। हीट एब्जॉर्ब कर रखी है, कितनी हो गई आप लोगों के पास? जो Q है वो कितनी है? 10 की पावर 4 यानी Q1। वर्क डन पूछा है आपसे यानी W पूछा है। क्या आप सभी को एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है? एफिशिएंसी कितनी होती है कार्नोट इंजन के अंदर? ईटा 1 माइनस का T2 बाई T1। इसी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? W बाय में Q। पहला काम क्या होता है कि हमेशा जो भी टेम्परेचर दे रखा होगा आपको पहले वो कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। यानी केल्विन में जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी, इसमें आप 273 को ऐड करोगे और इसमें भी 273 को ऐड कर दोगे। हमारे पास जब इसको कन्वर्जन आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 500 केल्विन। ये हो जाएगा आपके पास 400 केल्विन। यानी आपको T2 और T1 दे रखा है, Q भी आपको दे रखा है, सिर्फ आपको W निकालना है। तो क्या हो गया? 1 माइनस का 4/5 किसके इक्वल आ गया? W बाय में 10 की पावर 4। यहां से आप जो वर्क निकालोगे वो कितना आ रहा होगा आपका? 1/5 इंटू 10 की पावर 4 जूल। इसी को हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10 की पावर 4। इसी को और शॉर्ट में लिख सकते हो आप 2 इंटू 10 की पावर 3 जूल। यानी इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन था वो कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 3 जूल। इस चैप्टर को मैंने कल भी तुम्हें ये रिकैप करवाया था, आज फिर से बता रही हूँ कि जो एक ही फॉर्मूला हमारे पास एफिशिएंसी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट स्कोरिंग है। हमेशा टेम्परेचर को रखना है आपको केल्विन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ एन आइडल गैस इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो एक एक जो वर्ड होता है क्वेश्चन के अंदर वो हर एक वर्ड ध्यान देने लायक है। क्या है? कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। आपसे क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मॉलिक्यूल की? तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी रिमेन्स द सेम। क्योंकि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं? 3/2 kBT। केबी वहां पर क्या होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। यानी जो आपकी एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर सेम है तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? सेम। यानी हम कह देंगे कि रिमेन सेम ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल्स डिपेंड अपॉन। आपको ये बताना है कि जो रेजिस्टिविटी होती है एक मटेरियल की किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ के ऊपर, डायमीटर के ऊपर, डेंसिटी पर, या फिर मटेरियल पर? तो आपको पता है रेजिस्टेंस होता है ρL/A। हमेशा याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है आपका डायमेंशन के ऊपर, यानी लेंथ पर और एरिया पर। रेजिस्टिविटी क्या होती है? मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी। यानी हम कह सकते हैं जो रेजिस्टिविटी होगी वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही होगी कि किस मटेरियल का बना है आपका वायर। तो नोट करके लिखो कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है डायमेंशन से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एक डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका? रेजिस्टिविटी का। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता हो क्या? रेजिस्टेंस होता है ρL/A। यहाँ पर R है रेजिस्टेंस, L है लेंथ, एरिया है मीटर स्क्वायर।
यानी अगर आपको रेजिस्टिविटी की डायमेंशन लिखनी है तो आपको क्या करना होगा, रेजिस्टेंस की डायमेंशन इनटू में एरिया की डायमेंशन अपॉन में लेंथ की डायमेंशन। सोल्व करो फटाफट और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस के हमारे पास डायमेंशन कितनी होती है, m l स्क्वायर t की -3 a की -2 इनटू में एरिया की डायमेंशन हो गई l स्क्वायर अपॉन में क्या करोगे आप, लेंथ के लिए हो गया 1 और l। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, m यहां से बन गया l की 3 t की -3 a की -2, यानी ऑप्शन बी सही है। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर भी अपने आप में इक्वेटीज कैरी करता है। आप यहां से भी क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंट है, जैसे कि ग्रेविटेशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, केपलर्स लॉ, ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं एयरफोर्स एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टाइम पीरियड टी ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, उन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद रख रखा है कि ए की क्यूब, ये भूल जाते हैं टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए क्यूब के। ए यहां पर क्या होती है, सेमी मेजर एक्सिस, ये तो केपलर का लॉ है डायरेक्ट। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3/2, यानी ऑप्शन डी सही था। है इजी इजी क्वेश्चंस। देखो अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज। आपको ये बताना है कि वो कितना एंगल बनाती है, कौन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल वेलोसिटी के साथ। पहले तो आपको पता हो, हमेशा याद रखना, जो सेंट्रीपिटल वेलोसिटी आती है उसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिर्फ क्या बदलती है, डायरेक्शन, यानी हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल वेलोसिटी ऐसे लग रही होगी बी। एक्सेलरेशन क्या है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, ये किसके साइड होता है, इनवर्ड, यानी ए सी, यहां पर होगी ए सी। हर जगह पर एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री, यानी जो भी एंगल होगा हमारे पास सेंट्रीपिटल वेलोसिटी का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ, वो कितना बनाती है, हमेशा 90 डिग्री। और हमेशा मैग्नीट्यूड भी याद रख लेना, ए सी सेंट्रीपिटल होता है v²/r, इसी को आप ए सी को लिख सकते हो ω²r। यहां से भी एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन आता है, बहुत बार आपको डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू भी दे देगा, आर की वैल्यू दे देगा, सिर्फ ये कह देगा ये बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होगी, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ एन आइडल लिक्विड इज। सबसे पहले आपको ये पता हो कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम कहते हैं किसको है, तो जो शियर मॉडुलस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। हमेशा याद रखना, लिक्विड के केस में शियर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना आ जाएगा, यहां से हमारे पास 0, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन दैट कैन प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट फोर्स। तो आपको पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर रिजल्टेंट 0 है तो कम से कम क्या लगने चाहिए, हमारे पास 2 फोर्स जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट हो डायरेक्शन के अंदर, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो, सेम। तो कम से कम हमें कितने फोर्सेस चाहिए, 2। मिनिमम के लिए तो 2 ही कंडीशन है, मैक्सिमम में ये हो सकता है कि हाँ 3 फोर्सेस लग रहे हो, 4 लग रहे हो, उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से हो कि एक दूसरे को कैंसिल कर दे। तो कम से कम हमारी रिक्वायरमेंट कितने फोर्सेस की होगी, 2 की। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। इसने कह रखा है काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, सेम है, देन आपको बताना है डी ब्रोगली वेवलेंथ
ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी नियरली। तो आपको पहले पता हो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती क्या है। डी ब्रोगली ने किसके बारे में बताया था? ड्यूल नेचर के बारे में। लैम्डा से हम डिनोट करते थे डी ब्रोगली h बाई पी। पी होता था यहाँ पर मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है? पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू हो गया काइनेटिक एनर्जी। यानी पी की वैल्यू आप यहां से लिखते थे 2m के अंडर द रूट मतलब काइनेटिक एनर्जी। इसी फॉर्मूला को हमने ऐसे भी लिखा था कि h इज इक्वल अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की लैम्डा। यहां से हमें क्या पता चल रहा है? डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रूट ऑफ मासेज के। यानी अगर मुझे रेशियो लेना है लैम्डा पी का लैम्डा ई के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर द रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ प्रोटॉन। जब आप ये दोनों वैल्यू को सोल्व करोगे, यानी जब आप, क्योंकि देखो किस किस का रेशियो पूछा है इसने? प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ। जैसे ही आप ये दोनों वैल्यू को कंपेयर करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास? अंडर द रूट 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इसका कितना होता है आपके पास मास? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। इन दोनों को जैसे ही कंपेयर करोगे तो आपके पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:43 का। यानी इसी वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। यहां से ध्यान रखने एक बात क्या थी कि आप लोगों को डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट पता हो। जब काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल की सेम दे रखी है तब हम क्या कह सकते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बाकी का अगर आप रेशियो करोगे तो क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल। कई बार ऐसे आपसे कह देता है कि प्रोटॉन की और ड्यूट्रॉन का है, तब बताओ रेशियो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर इंक्रीज विद डिस्टेंस, डिक्रीज या कांस्टेंट या फिर जीरो। तो देखो पोटेंशियल जो होता है हर पॉइंट के ऊपर क्या रहता है? कांस्टेंट। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाता है? जीरो। तो अगर चार्ज होलो स्फीयर है, पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन कुछ को क्या होता है, इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है कि ई जीरो है तो पोटेंशियल कैसे? तो ई होता है आपका करली बी बाय करली आर, मतलब ग्रेडियंट या फिर डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है उसका जब डेरिवेटिव करते हो आप, तभी तो आपके पास क्या रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? जीरो है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्या है? या तो पोटेंशियल जीरो हो सकता है या फिर पोटेंशियल कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर पोटेंशियल जीरो है, अगर V जीरो है, तो 100% ये इंप्लाई करता है कि E भी क्या होगा? जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही ऑप्शन क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बायट-सर्विट्स लॉ। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि बायट-सर्विट लॉ है क्या। बायट-सर्विट लॉ ने क्या कहा था कि जो dB होता है, dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square। पहली लाइन इसने लिख रखी है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कंडक्टर। ये बात भी सही है। दूसरी लाइन में से लिख रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ एलिमेंट जो है करंट एलिमेंट उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये भी सही है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसने कह रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जबकि फॉर्मूला में हमें क्या दिख रहा है? वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। लास्ट वाले में भी इसने लिख रखा है क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसने पूछ रखा था नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सा ऑप्शन है? सी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन जो सी है वो क्या हमारे पास है? नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये क्वेश्चन भी। एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टैंड करता है स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी उसने डिस्टेंस दे दिया। ही सीज हिज इरेक्ट इमेज, मतलब उसकी इमेज क्या दिख रही है? उसे सीधी। एंड हुज हाइट इज 1/5 ऑफ रियल हाइट, यानी देखो इमेज आपको क्या दिख रही है? इरेक्ट, और छोटी दिखाई दे रही है, h/5 दिखाई दे रही है। ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है। देखो प्लेन मिरर तो क्या बनाता है? हमेशा इक्वल हाइट की इमेज बनाता है।
कनकेव जो बनाता है वो क्या बनाता है, आपकी इनलार्ज बनाएगा जब भी अगर वर्चुअल बना रहे हो, रिरेक्ट। कन्वेक्स मिरर ही है जो हमेशा क्या बनाता है, छोटी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी से। यानी जिसको सिर्फ प्रॉपर्टीज भी याद होंगी वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। आपको ये बताना है एक जो मूविंग जो चार्ज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, मूविंग चार्ज में क्या होता था, F इक्वल टू QVB। तो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, चार्ज पर भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर भी करता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, किसी क्वेश्चन में इतना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके ऑप्शंस भी क्या हो रहे होंगे, फटाफट क्लिक। अगला देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। आपको ये बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। सबसे इजी सर्किट है, इससे इजी सर्किट बन भी नहीं सकता। क्या दे रखा है इसने, दो कैपेसिटर हैं, दोनों एक इसमें है पैरेलल में। आपको क्लास में भी पढ़ाया जा चुका कि रेजिस्टर अगर पैरेलल में होते हैं, रेजिस्टर अगर पैरेलल में होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, 1/Rp 1/R1 प्लस 1/R2। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते थे तब हम करते थे R1 प्लस में R2। लेकिन कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो कैपेसिटर को डायरेक्ट ऐड करते हैं, पैरेलल में हो जाएंगे C1 प्लस C2। कैपेसिटर अगर सीरीज में होते तो हम कर देते हैं 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2। यहां पर क्या है, दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है तो क्या कर दोगे, डायरेक्ट ऐड। कैसे, C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C प्लस में NC, यानी C कॉमन आ गया, 1 प्लस का N। एक लाइन के अंदर आंसर आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, C1 प्लस में N। इन ऑप्शन में कौन सा हो गया, ऑप्शन ए सही। ऐसे ही सर्किट और भी बना सकते हैं जो हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके, जैसे व्हीटस्टोन कब बन सकता है कब नहीं बन सकता। तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड वैसे केस बन सकते हैं, बट ये क्या है सबसे इजीएस्ट, बस आपको एक बार फॉर्मूला रिकैप करना था। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको करवाया था कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। उसमें ये पूछा था कि ईटा रिप्रेजेंट क्या करता है, फॉर्मूला के अंदर क्या था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसमें जस्ट उसने यूनिट पूछ ली। आपको पता है F किसके इक्वल होता है, 6 पाई ईटा RV। जब आप यहां से यूनिट्स निकालोगे किसकी, ईटा, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी यूनिट क्या आ जाएंगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ए स्विंगिंग पेंडुलम हैज इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट। आपको ये बताने हैं कि एक जो स्विंगिंग पेंडुलम है उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगी। तो एक कॉन्सेप्ट हम बहुत बार कर चुके, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होती है, जब वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर होगा, तभी उसके ऊपर क्या लगता है, मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी। उसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होती है, उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा, एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द स्विंग, यानी जो भी बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। वेवलेंथ आपको बताने है किस रेंज की, माइक्रोवेव की। इस चैप्टर के अंदर आपको हर एक की वेव लेंथ याद हो, खास करके वो टेबल जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है उसमें से भी आपको, जैसे माइक्रोवेव की तो मैं बता, ऑप्शन में आ गया आपका 1 mm टू 0.1 m। ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए विजिबल की। विजिबल की कितनी होती है वेवलेंथ, 400 से 700 नैनोमीटर। कई बार ये यूनिट नैनोमीटर में ना देकर अगर उसने चेंज कर रखे होंगे तब भी आपको चेंज करनी आनी चाहिए कि एक नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम है, उस हिसाब से भी कई बार ऑप्शन सेट कर देता है। और एक सीरीज और जो हमने कल बताई थी आपको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या होती थी, फर्स्ट पे आता है रेडियो वेव, फिर आते हैं माइक्रोवेव, फिर आते हैं इंफ्रारेड, फिर आते हैं आपके विजिबल, फिर आते हैं आपके अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा। ये क्या है आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की। कई बार ये ऑर्डर भी पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो, When a body is taken from the equator to the poles is, जब भी आप एक बॉडी को इक्वेटर से पोल पर लेकर गए हो
तो उसके वेट पर क्या फर्क पड़ेगा? उसके वेट पर वही फर्क पड़ेगा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर पड़ता है। आपको पता है पोल के लिए जीपी क्या होती है आपकी? सिंपल जी। इक्वेटर के लिए क्या होती है? जी इफेक्टिव। जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। इक्वेटर के लिए हम लिख देते थे जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर। यानी आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो जब भी हम इक्वेटर से पोल की साइड जाते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? इंक्रीज। तो वेट भी क्या होगा हमारे पास? इंक्रीज। ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को किसके साथ कंफ्यूज नहीं होना? हाइट या डेप्थ के साथ। जैसे ही हम हाइट के ऊपर जाते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, जैसे ही आप डेप्थ में जाओगे तब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? कम। और सेंटर के ऊपर होता है आपका जीरो, सरफेस पर होता है हमारा मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिपेंड्स ऑन। आपको ये बताना है किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल स्टेज के ऊपर, एम्पलीट्यूड पर, फ्रीक्वेंसी पर। तो पहले तो आपको ई पता हो, ई कितना होता है एसएचएम के अंदर? हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी ओमेगा है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और ये क्या है? ए हमारे पास एम्पलीट्यूड। यानी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों के ऊपर क्या करता है? डिपेंड। इसी ओमेगा को हम क्या और बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, डी थीटा बाई डी टी। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि ईएमएफ जो होता है एक सेल का वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? ईएमएफ किस किस पर डिपेंड करता है? तो आपको पता होना चाहिए ईएमएफ डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर, इसके साथ साथ नेचर और कंसंट्रेशन पर भी इलेक्ट्रोलाइट्स की। अगर वो ऑप्शन होता तब वो भी सही होता। उन दोनों के ऊपर क्या करता है? ईएमएफ डिपेंड। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। जो ईएमएफ होता है वो आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सेल, नेचर और कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने क्या यूज कर रखी है। थर्ड जो होता है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड्स का नेचर कैसा है। तो आपको ये तीनों ही पॉइंट माइंड में रखने हैं। इसमें ऑप्शन सी सही था, लेकिन अगर ये दो ऑप्शन वो देता तो ये भी सही होते। अगला क्वेश्चन देखो, द फ्रैक्शन ऑफ ए बॉल फ्लोटिंग इनसाइड द लिक्विड्स डिपेंड्स ऑन। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? डेंसिटी ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास ऑफ द बॉल, या फिर बोथ 1 and 2। तो आपको पता होना चाहिए जो डब्ल्यू अपेरेंट होता है, डब्ल्यू अपेरेंट को हम लिख सकते हैं वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी। यहाँ पे जो सिग्मा होती है वो हमारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी। इसी को मैंने लिख दिया रो को डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड डीओएल लिक्विड, डीओ भी डेंसिटी ऑफ बॉडी। यानी आप ये कह सकते हो डेंसिटी ऑफ बॉल और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोनों के ऊपर क्या करती है? डिपेंड, यानी बोथ 1 and 2। अगर पेपर में निकलवाता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और सोल्व कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस लॉ इक्वेशंस के अंदर कौन सा ऐसा है जो फॉलो नहीं होता? बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ, या नन दे ऑल आर पार्ट ऑफ इट। आपको पता है सारे के सारे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमने इन लॉ को डिस्कस किया है। बॉयल्स लॉ भी, चार्ल्स लॉ भी, एवोगैड्रो लॉ भी। एक कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एक कहता है कि जो आपके पास जो भी मोल्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, एक ने क्या बताया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तब अप्लाई होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे क्या है? इसके पार्ट है, यानी ऑप्शन डी। ऐसा कोई भी नहीं है जो पार्ट ना हो, तो सभी के सभी क्या है? उसके पार्ट हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ इट। ऑप्शन होगा इसका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the phenomena of a rainbow due to combined effect of all of the following properties of a light except। रेनबो के अंदर डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के अंदर जो डिफरेंस आता है वो आता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बेसिस पर। डिस्पर्जन भी होता है क्योंकि लाइट का स्कैटरिंग होता है तभी आपको कलर्स दिखाई देते हैं। तो यानी डिस्पर्जन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी। पोलराइजेशन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? डी सही। आज का लास्ट क्वेश्चन, बट
ऐसा नहीं है कि हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी, ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर द LCR सीरीज AC सर्किट इन रेजोनेटिंग कंडीशन विच वन इज ट्रू। आपको ये बताना है फॉर LCR सीरीज इन AC सर्किट इन रेजोनेटिंग कंडीशन विच इज ट्रू। तो रेजोनेटिंग कंडीशन के ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हमारे पास क्या होता है, मिनिमम इंपीडेंस। तभी तो आप लिखते थे XC इक्वल टू XL। मिनिमम इंपीडेंस होता भी कभी है Z इक्वल टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का स्क्वायर। अगर मिनिमम इंपीडेंस होगा तभी हो सकता है ना जब ये दोनों हमारे पास क्या हो, बराबर। और रेजोनेटिंग कंडीशन में यहीं से आप निकाल देते थे ओमेगा से इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा L। यहां से हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC, यानी ओमेगा आप लिखते थे 1 अपॉन अंडर द रूट LC। आपसे कई बार पूछ भी सकता है फ्रीक्वेंसी वगैरह भी। यही थे आज के क्वेश्चंस। मिलेंगे अगली सीरीज के अंदर भी और क्वेश्चंस के साथ आपके एग्जाम से पहले। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू।